वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 1947 से लेकर 2025 पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए तकरीबन 78 ईयर्स हो गए हैं। 14 अगस्त 2025 में पाकिस्तान अपनी 78th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा। इन 78 ईयर्स में जितनी सियासी जमातें आई हैं वो यही कोशिश करती रही हैं पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस लाई जाए, लेकिन वो कौन से ऐसे एरियाज हैं या वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अभी भी गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं लाई जा सक रही और पाकिस्तान को जो है वो मुश्किलात का सामना है, चाहे अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना हो, चाहे पॉलिटिकली मैच्योर होना हो, चाहे सोशली प्रोग्रेस करना हो या कल्चरली डेवलप करना हो। तो आज हम उन्हीं इंडिकेटर्स के ऊपर और उन्हीं एरियाज के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन से एरियाज हैं जो मिसिंग हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं लाई जा सकती। पाकिस्तान को आज़ाद होने के तकरीबन 9 साल बाद जो है पाकिस्तान का पहला आइन ड्राफ्ट हुआ, जिसको सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट कर दिया 1958 के अंदर। 1958 के अंदर सिकंदर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मंसूख कर दिया। मार्शल लॉज जो है वो पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बड़ा रोलर कोस्टर राइड उसकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की रही है, क्योंकि बीच में मार्शल लॉज भी पाकिस्तान ने देखे हैं, फिर डेमोक्रेटिक रूल भी देखा है, तो इट्स अ मिक्स्ड एंड मैच ऑफ बोथ। अगर बात करें 1947 टू 1958 तो पाकिस्तान के अंदर सिविल रूल रहा है। उसके बाद 1958 से 1971 तक जो है वो मिलिट्री रूल रहा है। फिर उसके बाद जो है वो डेमोक्रेटिक रूल रहा और फिर 1977 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल ज़िया ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो बैन कर दिया। फिर आता है 90s का एरा जिसमें नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट और उसके बाद मुशर्रफ का टेक ओवर। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है 2008 के अंदर, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आती है। फिर 2018 के इलेक्शंस होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शंस जीतती है और उस जमात को भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो है वो घर भेज दिया जाता है। फिर 2023 के इलेक्शंस आते हैं जिसमें हमें एक तरीके की कोलिजन नज़र आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतनी रेलिवेंट है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी उतनी ही रेलिवेंट है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर कि गवर्नेंस ये सारी सियासी जमातें या मिलिट्री रिजीम पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं ला सकी। तो सबसे पहले जो कॉज है पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस ना लाने का वो है डिटेरिएशन ऑफ पॉलिटिकल फैब्रिक, कि पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जैसे मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक रोलर कोस्टर राइड रही है, प्रोसेस फ्रॉम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लेके मार्शल लॉ, तो इट वाज अ मिक्स्ड एंड मैच ऑफ बोथ। किसी भी प्रोसेस को स्मूथली जो है वो चलने नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से गवर्नेंस नहीं लाई जा सकी, क्योंकि जब एक सियासी जमात या एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कुछ पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रही होती थी तो उधर ही जो है वो मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता था, तो उन पॉलिसीज़ को जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। फिर जो मिलिट्री रिजीम होती थी वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आती थी। तो इसीलिए अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई 100% पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी जिससे मेक श्योर किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस एग्जिस्ट करती हो। पाकिस्तान के अंदर पुअर अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्पैरिटी है। मतलब अगर हम बात करें कि जो बेचारा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए अलहदा कानून है और जो टॉप नॉच या जो आपकी एलीट है उसके लिए अलहदा कानून है, और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड भी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस की भी जो है उस तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं लाई जा सक रही। उसके बाद मेंटेनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी भी मुश्किलात का सामना है कि रूल ऑफ लॉ को जो है वो मेंटेन किया जा सके। कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद ऐसा मुल्क है कि 78 ईयर्स के अंदर जो है वो अभी तक रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो सका, ऑब्वियसली ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो पुअर अकाउंटेबिलिटी, और अगर पुअर अकाउंटेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली जो है वो रूल ऑफ लॉ को आप उस तरीके से मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो ये एक जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, मतलब ये चेन रिएक्शन है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे के साथ रिलेट करती जाएगी। और उसके साथ श्रिंकिंग स्पेस फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन, के पब्लिक की पार्टिसिपेशन जो है वो कम होती जाए, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की अवाम भी जो है वो ये देखती आई है कि कभी मार्शल लॉ होता है, कभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, कभी जो है वो वोट देने होते हैं, कभी जो है वो यूनानिमस डिसीजन होता है थ्रू द मिलिट्री रिजीम। तो ये प्रोसेस या ट्रांजिशन जो है वो पाकिस्तानी अवाम देखती आई है, तो इसी वजह से जो है वो स्पेस फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन कम होती आई है और पाकिस्तान की पब्लिक पार्टिसिपेशन को उस तरीके से फ़रोग भी नहीं दिया गया, ना ही उनको जो है वो इतना पॉलिटिकली लिटरेट रखा गया है कि वो जो है वो ऐसे अहम डिसीजंस जो हैं वो
लें, क्योंकि हर एक डिसीजन जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है टू दी पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसके ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट वो चीज़ करता है। और इसके पीछे जो है, जो ये पुअर अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें, मेंटेनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ की बात करें, हम चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, ये सारी चीज़ों की जो रीज़न है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मीडिया सही तरीके से आज़ाद नहीं है। मीडिया एक वॉचडॉग का काम करता है कि वो जो है वो गवर्नमेंट को आगाह करता है कि ये चीज़ें जो है वो गलत हो रही हैं, अगर इसको आप जो है वो एड्रेस कर लेंगे तो इसका जो है वो रेपरकशंस जो है पाकिस्तान की आवाम को नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लो लिटरेसी रेट है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर इस तरीके से खर्च नहीं कर रहा। लो लिटरेसी रेट है, जब लो लिटरेसी रेट होगा तो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी, जब लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी तो सही गलत का फैसला करने में मुश्किलात का सामना होगा। और इसमें एक और सबसे बड़ी वजह यह है करप्शन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो, पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ कि पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस नहीं लाई जा सक रही। अगर बात करें कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनसे ये पता चले कि गुड गवर्नेंस एग्जिस्ट करती है, सबसे पहले तो जो है वो पार्टिसिपेशन, कि पाकिस्तान की आवाम की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे होनी चाहिए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्ट होने चाहिए। सबसे पहले जो है गुड इंडिकेटर्स में पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर डिसीजन मेकिंग के अंदर। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो गुड गवर्नेंस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। देयर वोंट बी डिस्पैरिटी ऑफ व्हाट वी से लॉ, कि जो है वो गरीब के लिए अलहदा कानून है और अमीर के लिए एक डिफरेंट कानून है। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी शुड एग्जिस्ट और रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को जो है वो पाकिस्तानी अवाम को आगाह करना चाहिए कि वो कौन सी पॉलिसीज़ या वो कौन सी चीज़ें जो हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं जिससे पाकिस्तान की अवाम क्या फ़ायदा होगा या पाकिस्तान का एज ए नेशन जो है वो फ़ायदा होगा। तो ट्रांसपेरेंसी शुड एग्जिस्ट। हालांकि जो है वो पाकिस्तान के अंदर फेडरल लेवल के ऊपर भी जो है वो बिल पास किया गया है जिसके अंदर जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का बिल जो है। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इम्प्लीमेंट किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन 2013 एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। पंजाब के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन प्लस पंजाब ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो है वो 2013 में ऐड किया गया है। सिंध में ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो ऐड किया गया है। तो चारों सूबों के अंदर भी जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ये पता ही नहीं है कि आरटीआई या राइट टू इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ किस तरीके से किया जाए। कि पाकिस्तानी अवाम, अगर फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर भाषा डैम बन रहा है तो पाकिस्तानी अवाम को राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि वो जान सकें कि उसकी कंप्लीशन कितनी हुई है, कितना पैसा लगा है, किस तरीके से डेवलप होगा, कितना कंप्लीशन टाइम है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की अवाम की ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पाकिस्तानी अवाम का। उसके बाद अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जब HDI ड्रॉप करेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने बच्चों को या वो लोग जो हैं वो उस तरह की एजुकेशन नहीं ले सकेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली जब ड्रॉप करेगी तो वो जो आपकी एजुकेशन है वो एक लग्जरी गुड बन जाएगी। गुड गवर्नेंस के लिए ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी जो है वो एजुकेशन को मैक्सिमम जो है वो रिलीफ फराहम करें और एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करें कि हर एक पाकिस्तानी जो है वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन फराहम कर सके। उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड लेबर एग्जिस्ट करेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो डेवलपमेंट होगी, जब डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली गुड गवर्नेंस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो बेहतर करते जाएंगे तो इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, गुड गवर्नेंस को जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे मेजर
रीजंस एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस इस वजह से एग्जिस्ट करता है कि एक तो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके बाद रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन उस तरीके की एग्जिस्ट नहीं करती है। जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन लाइन होंगी तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस एग्जिस्ट होती भी नज़र आएगी। तो पाकिस्तान की को गुड गवर्नेंस के पटरी के ऊपर डालने के लिए ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।